हाँ जी, हेलो। गुड हाय। इवनिंग। गुड हाय, इवनिंग। हेलो, हेलो। क्या चल सब रहा है? बस बढ़िया। मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ यार? आई एम वेरी हाँ, कॉन्शियस। बिल्कुल। क्या चल रहा है? आपके काफी लोग भगा गए यार। हाँ, देखा हमारे ब्रांड की वैल्यू है। ओहो। अच्छा, मेरे को पता नहीं था कि शुरुआत मुझसे हो रही है आज। हाँ जी, फर्स्ट गेस्ट कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब इंटरव्यू जैसा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कैसा फील होगा। बाकी आई एम वेरी अरे नर्वस। इंटरव्यू मत बोलो यार, मैं नर्वस हो जाती हूँ। कॉन्वर्जेशन है। कॉन्वर्सेशन, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। हाँ। हाय गाइस, हाय अच्छा। एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, 20 पीपल आर हियर। गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी। आप लोग भी अपनी बातें रख सकते हैं बीच में। हम लोग आपसे भी हाँ, और। एंड आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आदित्य, ओह। जो लोग लोग आपसे पूछेंगे अभी कमेंट्स में ही पूछेंगे। पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, और मतलब सभी लोग जानना चाहते हैं कि मिर्ची कुल्लू को तो हर कोई जानता है, बट हम्म। आदित्य की स्टोरी क्या है? आदित्य के बारे आ, में कुछ बताइए। आदित्य यार एक मध्य प्रदेश पुलिस में एक महिला काम करती हैं, सीमा जी उनका लड़का है। और ठीक है। और और भाई नॉर्मल एक एवरेज। मैं अपने आप को मतलब मिडिल बेंचर मानता हूँ कि मैं हम्म। पूरे स्कूल लाइफ में ना मैं ऐसा बैक बेंचर जैसा शरारती और कूल रहा कभी, ना मैं फ्रंट बेंचर जैसा कोई मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चीज किसी चीज में परफॉर्मेंस रही। तो मैं अपने आप को मिडिल हम्म। बेंचर मानता हूँ। तो एक बेसिक एवरेज इंसान जैसा होता है वैसे ही आदित्य है। और मेरे को मजाक करने का बहुत शौक था बचपन से। मजाक करने का, क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा शौक था। तो भगवान की दया से व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडीज, तब मेरे को एक जरिया मिला कि मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में, क्रिएटिव हम्म। जो है रेडियो इंडस्ट्री में कदम रख सकता हूँ। तो फिर रखना चालू किया। तो बस आदित्य कुछ नहीं है यार, एक बेसिक लड़का है जैसे आपको नॉर्मल लड़का कोई जिंदगी में मिलता है। पिक्चर देखता है, मजे करता है, घूमता फिरता है, गाने सुनता है। बेसिक बस। गजलें बड़ी फेमस है आपकी। गजलें के अरे बारे में कुछ हाँ बताइए। हाँ। यार, देखो गजलों का ऐसा है कि मैं बताऊं, गजलों का अभी क्रेज वापस आया है। बाकी एक टाइम पे कम से कम 15 साल तक गजलें ना कोई सुनता था हमारी एज में, ना कोई रिकमेंड करता था। बट ये जो हाँ। एकदम से मसान वगैरह एकदम हिट हुई है, वापस मूवी हम्म। एंड हम्म। रेखता के जो है रेखता वापस आया है एंड फिर गजलों को हाँ। रिकग्निशन मिलने लगा देश में। जबकि मैं मतलब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा फैन है गजलों की। और मतलब मेरे घर का शाम का रिचुअल है कि शाम को मम्मी अगर ऑफिस से आती हैं तो वो गजलें सुनते हुए चाय पीती हैं। तो वो बहुत सारी गजलें ऐसी हैं जो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बचपन में मेरे को लगता था कि क्या है, 20-20 मिनट का म्यूजिक चल रहा है और मतलब इसमें हाँ। कोई म्यूजिक मतलब वही नहीं है, सिर्फ तबला होता है, हारमोनियम होता है और एक सिंगर गा रहा होता है। बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसका ये जो शेर होते हैं और जो गजलें होती हैं उनके जो हम्म। मीनिंग होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ। तो उसमें शौक बढ़ा एंड फिर अब तो खूब सुनता हूँ, मैं खूब सुनता हूँ, खूब रिकमेंड करता हूँ लोगों को। क्या बात है। और आई थिंक आपकी रिकमेंडेशन, आपकी स्टोरीज, आपकी पोस्ट हर जगह ही दिखती है। हाँ तो यार, मेरे को आजकल लोग बाग मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि म्यूजिक के बारे में लोग मेरे से, जबकि मेरा म्यूजिक को लेके ना मेरे को, मैंने म्यूजिक की कोई पढ़ाई करी है ना मैंने कोई म्यूजिक से मेरा लेन देन है, लेकिन फिर भी लोग म्यूजिक टेस्ट को मेरे पसंद करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई ये वाला हम गजलें सुनना चाहते हैं, हम पहली क्या गजल सुने और कैसे हम आ सकते हैं, इजी गजलें कौन सी हैं। तो मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिलेगा, मैं और मेरी गजलें। हम्म। उसमें मैंने जो गजलें हैं उनको ईजी चालू भाषा में, जो नॉर्मल हमारी भाषा है उसमें एक्सप्लेन हम्म। करने की कोशिश करी थी। 2 एपिसोड्स किए थे, काफी हाँ। अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है रिव्यूज, एंड उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि गजलें कितनी डीप होती हैं इनफैक्ट। हाँ। मतलब एक सिंपल सा वर्ड भी उसमें कितने डीप मीनिंग होते हैं, वो मेरे को आपके पॉडकास्ट से ही पता चला है, टू बी ऑनेस्ट। आदित्य, आर यू फ्रॉम एमपी? हाँ यार जी, मैं मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूँ। और मेरे को लगता है कि आपकी मम्मी आपसे ज्यादा फेमस है। तो मतलब मम्मी उनकी का। पोहा की स्टोरी, उनके हाँ। उसकी क्या बनाया था एक दिन आपने, गोलगप्पे की स्टोरी। और संडे को मतलब किसी का पोहा खाने का ना मन करे, बट आपकी स्टोरी देख के पोहा और चाय तो फिक्स हो जाती है सबका ब्रेकफास्ट। हाँ यार, तो वो एक एक्चुअली मेरे को क्या है, मेरे को ना मतलब जीवन में वैसे भी लोगों के मोटिवेशन कम रहता है और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक चीज है ही। तो मैं ना हाँ। अपने लिए ऐसे चेक पॉइंट्स बनाता रहता हूँ हफ्ते में कि यार जिनको मैं लुक फॉरवर्ड करूं। जैसे हर हफ्ते तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा भयंकर अचीवमेंट नहीं होगा, हर हफ्ते तो हाँ। आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको बहुत मोटिवेट करे। तो आपको खुद को अपने खुद के मोटिवेशंस क्रिएट करने होते हैं। तो मैं अपने हाँ, खुद के दैट्स। मोटिवेशंस क्रिएट करता हूँ कि भाई आई आई वांट टू हैव टू, मतलब किसी चीज को लुक फॉरवर्ड करने की कोई चीज होनी चाहिए। तो मेरे एक संडे का हम्म। पोहा रिचुअल है। तो मतलब मेरा वीकेंड कितना भी खराब हो,
मतलब हम्म जैसे आपके वीकेंड कुछ अच्छे होते हैं, कुछ वीकेंड खराब होते हो, आपको हम्म वर्किंग वीकेंड निकल जाता है, या आपको कोई काम आ जाता है, या आपकी तबीयत हम्म खराब हो जाती है, तो आपका वीकेंड जित ऐशो अय्याशी में जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। नहीं तो जाता, हाँ। मैंने ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स बना रखे हैं कि कितनी भी हम्म ऊपर नीचे हो जाए, मेरा और मेरा बेस्ट फ्रेंड का ये है कि हम लोग ने ऐसे बना रखे हैं कि लाइफ ऊपर नीचे हो जाए फिर भी ये रिचुअल चलते रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो वो पोहा रिचुअल है कि पोहा तो खा ही सकते हैं ना यार, मतलब कुछ भी हो जाए, हाँ। कितना ही खराब वीकेंड हो। तो वो मैंने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, तो वो मतलब मैं वीकडे पे वीकेंड पे करता हूँ। बाकी जहां रही मम्मी की बात, तो मैं तो हाँ। मानता हूँ, मैं तो अपनी मम्मी के बारे में खूब प्रेज करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे जितने जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, सबके पेरेंट्स बहुत टैलेंटेड है, सबके पेरेंट्स बहुत फनी है। हम सब बात करते हैं पॉप कल्चर में कि भाई पेरेंट्स के रिप्लाईज कितने कमबैक और हम्म सैवेज कितने होते हैं। तो उसमें चक्कर क्या है कि मेरी मम्मी की स्टोरीज पसंद करते हैं लोग बाग, इसलिए क्योंकि उनका जो टैलेंट है, या हमारी जो एल्डर जनरेशन की जो टैलेंट है, हम्म वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड गया है, क्योंकि उनके जमाने में इतने ज्यादा हम्म, आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास हाँ, क्रिएटिव हाँ। इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं थी। तो अगर कोई मेरे पिताजी की उम्र का कोई इंसान है, और अगर वो बहुत अच्छा गाता है या बहुत बहुत फनी भी है, तो उनकी जो टैलेंट था वो अब उनके फ्रेंड सर्कल तक, छोटी मोटी पार्टीज तक ही सीमित रह गया था। तो उनको वैलिडेशन मिला नहीं। जैसे हमको तो अगर मेरे को कोई फनी हम्म थॉट आया, या आपको कोई फनी थॉट आया, आपने फट से ट्वीट किया, 5 लाइक आए, एकदम बिल्कुल खुश हो गए, मजा आ गया, हम्म कूल हो गया, अरे वाह वैलिडेशन मिल गया मेरे फनी थॉट पे। उनका फनी थॉट आया तो वो उनके पास वैलिडेशन को व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि वी शुड पोस्ट मोर अबाउट आवर पेरेंट्स, और उनकी या कहानियां, उनके जो है वो कैसे चीजों से डील करते हैं, वो कैसे सीमित संसाधनों में कैसे जीवन को जीने का उनका तरीका है, वो हमको हमारी एल्डर जनरेशन से सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन अपनी मम्मी से मिली है, क्योंकि जो हाँ यार। जोक वो भी आपकी मम्मी के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। हाँ, मेरी मम्मी का ऐसा है यार, मेरी मम्मी को बहुत फनी रहने का बहुत शौक है, और उनको हम्म मतलब उनको अगर वो 5 लोग बैठे हुए हैं तो शी वांट्स टू बी द फनीएस्ट पर्सन अराउंड। और उनको बड़ा मतलब उनको बड़ा इस चीज का रहता है कि अगर उनके जोक्स किसी दिन नहीं चल रहे होते हैं, या अगर उनके जोक्स पे कोई हंस नहीं रहा होता है, तो वो बड़ी परेशान हो जाती है इस मुद्दे पे। महक के मैं बता दूं, महक से हम मिले थे जी 2 साल पहले आज से। मार्च का महीना था, और हम इनके कॉलेज में गए थे परफॉर्म करने, किरोड़ीमल कॉलेज। और ये उस टाइम पे क्या प्रेसिडेंट थी, वाइस प्रेसिडेंट थी, क्या थी? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट थी। इनकी सोसाइटी ने हमको बुलाया था, पता नहीं क्यों बुलाया था, लेकिन हम बहुत ज्यादा नर्वस थे कि भाई एक तो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप नाम सुनते हो तो आपको वैसे ही रहता है कि यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं, बहुत ही पढ़ाकू लोग पढ़ते हैं, चीजें समझने वाले चीजें पढ़ते ऐसा हैं, और मैं बिल्कुल भोपाल में नहीं जा रहा था। है। हाँ, वो मेरे को वहां जाकर पता चला ना। पहले तो लगता ही था ना। तो मैं हाँ दिल्ली गया था, तो मैं पहली बार दिल्ली जा रहा था, और मतलब यार भोपाल शहर से आप बड़े शहर जाते हो तो आपको एक वैसे ही हाँ। नर्वसनेस कि ये लोग रेफरेंसेस समझेंगे नहीं समझेंगे, विल आई बी फनी फॉर देम। बट जिस हिसाब से वो शो गया था, मतलब मेरे को वन ऑफ द बेस्ट शोज, और बहुत हॉस्पिटैलिटी आपकी बहुत सही थी, और बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा था। एंड आई रिमेम्बर 2 days बैक आई वाज टॉकिंग टू इस एक बंदे से। उसने आपसे पहले हमारा मतलब आपका सेकंड था कॉमेडी वाला हाँ स्टैंड अप, हाँ। एंड फर्स्ट विश्वेंद्र का था। एंड ही स्टिल हेट्स यू, क्योंकि उसने बोला कि आपके जोक की वजह से उसका जोक नहीं चले, बिकॉज यू वर सो गुड। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। तो यार बड़ी मतलब बहुत अच्छा किया था फिर। और बताइए। और ये कुछ सवाल थे जो इनमें कमेंट्स में आए हुए, मैं बताना चाहूंगी। बताएं एक कमेंट्स ने में पूछा है बताएं। कितने स्ट्रगल देखे हैं आपने आरजे फील्ड में। देखो यार, स्ट्रगल तो ऐसा है कि स्ट्रगल तो जिंदगी का पार्ट है, और हर जगह मैं कह रहा हूँ, चाहे वो आरजे हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, स्ट्रगल पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे सबको ही देखने पड़ते हैं। ट्रू। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ बना रखी है आर्टिस्ट होने, और जो है जो क्रिएटिव फील्ड में लोग काम करते हैं, उनने एक बबूल बना रखा है कि भाई आर्टिस्टों को बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। स्ट्रगल किसको नहीं हाँ। देखना पड़ता, सबको देखना पड़ता है। कोई अगर बीकॉम हम्म करके अकाउंटिंग करता है किसी कंपनी में बैठ के, तो उसको भी तो स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा, उसको भी जॉब ट्रू ट्रू। ढूंढनी है ना, उसको भी एचआर को इम्प्रेस करना ही है, उसको भी हाँ। अपने फाइनेंशियल जो है पर्सनल फाइनेंस देखना ही है। तो ये कहना कि हम्म भाई आरजे लाइन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, या और सिर्फ उसी में स्ट्रगल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आरजे में स्ट्रगल यार वही रहते हैं, सबके स्ट्रगल अलग अलग है, लेकिन सब लोग मतलब सब लोगों को मेहनत है, सब लोगों को मुश्किल है, सब लोगों को स्ट्रगल्स झेलने ही पड़ते हैं। हमारे लाइन हम्म में स्ट्रगल रहते हैं कि आपको आपको फ्यूचर नहीं पता होता। जैसे आप कोई बाकी कंपनी में जाते हो तो आपका करियर ग्राफ आपको दिख रहा होता है साफ साफ। क्रिएटिव हम्म इंडस्ट्री में आपको करियर ग्राफ बिल्कुल नहीं दिख रहा होता, आपको नहीं पता होता 5 साल बाद आप क्या करोगे, आपको नहीं पता होता कि मैं क्या स्किल सेट अपने अंदर ऐड करूं हाँ। तो इससे मेरा रिज्यूमे बेटर होगा। ये सब चीजें आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं। यू हैव टू मेक योर हम्म ओन पाथ इफ यू आर चूजिंग अ क्रिएटिव इंडस्ट्री। अदरवाइज तो इट्स काइंड ऑफ सेम ओनली कि कोई और किसी और चीज में अच्छा है तो हम इसमें अच्छे हैं, कोई कोडिंग करने में अच्छा है तो हम
कॉमेडी करने में अच्छे हैं, काइंड से। आई थिंक जब हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बारे में बात करते हैं, आई थिंक जो आपने बहुत पुट फॉरवर्ड भी किया कि स्ट्रगल हर फील्ड में है। आई थिंक एक चीज जो आपके में और हम में कॉमन है वो है क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा आप क्रिएटिव होगे उतना आप दूर तक जाओगे। जैसे ही आपने क्रिएटिव होना थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड, मतलब थोड़ा सा आप पीछे हट गए, वैसे ही आपका डाउनफॉल आ जाएगा। तो क्या ऐसा आरजे या कॉमिक में, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में भी होता है? बिल्कुल है यार, इररिलेवेंसी तो यार, मैं मतलब मेरे को अगर कोई पूछे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है, तो आई विल से कि इररिलेवेंसी। कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं 5 साल बाद कुछ कंटेंट बनाऊं और बच्चे, कोई 18 साल का 19 साल का इररिलेवेंट हो लड़का देख जाए। के, हाँ। 18 साल का 19 साल का लड़का देख के बोले कि मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है ये। और हम्म। हमारे तो, हम लोग ना ऐसे बात करते हैं ना। तो इररिलेवेंसी तो एक बहुत है, और उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे यूथ से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे चीजें देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। उससे आपको पता चलेगा कि भाई आजकल के बच्चे क्या, जैसे अब हम लोग, मैं को, आप हो, मैं हूँ, हम लोगों को स्कूल पास किए कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, हाँ, अराउंड 6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। पाँच हाँ। 5 साल तो हो गए कम से कम। अब 5 साल हाँ। में जो है, जब हम स्कूल में थे तब व्हाट्सएप नया नया आया था, स्नैपचैट वगैरह का हम्म। जमाना नहीं था, इंस्टाग्राम हल्का सा आया था। तो हम लोगों की जो स्कूल मेमोरीज और स्कूल लाइफ है, उसमें स्नैपचैट है ही नहीं। लेकिन अभी अगर हाँ। आज की तारीख में आप हाँ। स्कूल के बच्चों को देखो, 11-12 के, जो कि आपके सोशल मीडिया पे अरे काफी क्या एक्टिव, धड़ाधड़ स्ट्रीक बनाते हैं वो। वो स्ट्रीक बनाते हैं। तो अगर आपको अब हमने तो स्ट्रीक्स बनाई नहीं, और अब तो हम चलाते भी नहीं स्नैपचैट उतना ज्यादा। हम्म। लेकिन अब हमको देखना तो पड़ेगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं। हम्म। कोई कह रहा है कि आज दोपहर में लाइव कुल्लू भाई तो ये एक्चुअली वाला क्या क्वेश्चन मेरे को पूछना है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को पूछना है। कल हाँ रात के 2 बजे या हाँ परसों रात के 3 बजे लाइव हाँ। पे क्या होता है? यार देखो यार, ये चक्कर है कि देखो, मेरा ऐसा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, हो रहा होता हूँ अकेला। और मेरे को ऐसा है कि मेरे दोस्त लोग सब सो जाते हैं, या वो उनकी जिंदगी अपनी चल रही होती है, और उनको मैं क्या फोन कर कर पकाऊं। तो मैंने ऐसा किया था, मैं 1 बजे लाइव आने लगा था रोज। और एक दिन किसी दोस्त के साथ चला गया, किसी किसी मेरे कॉमेडियन फ्रेंड के साथ लाइव में जुड़ गया, किसी दिन शायरी कर ली, तो ऐसे करके हम्म। किसी दिन गाने बजा लिए। तो एक दिन हम्म। क्या हुआ, मैं ऐसे तो मैंने कहा कि 1 बजे रात में रोज लाइव आया करेंगे, बात किया करेंगे लोगों से। और वो लाइव इतने अच्छे चल गए कि कभी कभार ऐसा होता है कि 3-4 बजे तक वो सेम सेट ऑफ पीपल, हम 2-2 घंटे सब लोग बात किए जाते हैं। मेरे मतलब जितने लोग हमको फॉलोअर्स करते हैं, उनको हम कहते हैं कुल्लू का हाइप स्क्वाड, KKHS। वो हाँ, KKHS ये बहुत चल रहा है आजकल, आपके कमेंट्स में भी होता है। केकेएचएस हाँ पिक्चर देखो, कौन सी विवाह चल रही थी ना कल आपने? हाँ। तो हम लोग हाँ। एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि हमारी गिल्टी प्लेजर मूवीज क्या है। तो उस दिन सब लोगों ने जो अपनी गिल्टी प्लेजर मूवी गिनाई, कि विवाह है, आमदनी अट्ठानी है, खच्चर रुपया है, ये वो है। तो ऐसी बातें चलती जाती हैं, और वो इतनी लंबी चलती जाती हैं कि कभी बार 2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और हम लोग एक दूसरे को बोलना पड़ता है कि चलो अब सो जाते हैं। तो वो लाइव बड़े हाँ। अच्छे लग रहे हैं, एंजॉइंग देम सो मच। इतना मजा आता है मेरे को 1 बजे। मैं दिन भर लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि 1 बजे और मैं लाइव जाऊँ और लोगों से बात करूँ, बहुत मजा आता है। हाँ, मेरे को लग ही रहा है, क्योंकि कल मैं अचानक ऑनलाइन थी 2 बजे। मैंने सोचा अरे हाँ। कुल्लू एक में ऑनलाइन बैठा है। फिर अब मैंने रात देखा। का भी है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ। नहीं, मैं कहती हूँ, बस मैंने थोड़ा सा देखा था, उसमें किसी ने पूछा था आपकी जर्नी के बारे में। तो मैंने सोचा ये हमारे लाइफ पे भी होना चाहिए, हम भी पूछेंगे कि जर्नी फ्रॉम यार अभी फ्रॉम हाँ बोलो। इंजीनियरिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू आरजे टू स्टैंड अप कॉमेडियन हाँ यार, जर्नी। तो वो ऐसा है कि देखो, हमेशा से आपको मन तो होता ही है, मतलब मेरे को तो मन ही था हमेशा से क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में जाने का। और मैं कोशिश करता रहता था कि कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन ऑफ कोर्स आपको हम्म। एक नॉर्मल पद्धति जो है, जो घर वाले जो जिस चीज के लिए आपको बात करते हैं कि आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपको ग्रेजुएशन हम्म। अच्छा करना है, तो मैं भी उसी स्ट्रीम में आ गया कि 10th के बाद जो है PCM ले लिया। तैयारी करी ये इनकी IIT डिप्ली की, बट लेकिन मन था नहीं। तो ऐसे ही नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग ले ली कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे, ऑफ कोर्स सब लोग वही करते हैं, हम भी वही करेंगे। बट मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले दिन पहुंचा, और दूसरे लेक्चर में मेरे को रियलाइज होगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए है ही मतलब मेरा पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं कुछ और कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये तो नहीं कर पाऊंगा, इतना मेरे को पक्की बात है। लेकिन अब ऐसे एकदम छोड़ भी नहीं सकते, अब मम्मी के पैसे भी खूब सारे लग गए थे। और भाई खुद भी आप अनसर्टेन हो, छोड़ो के करोगे क्या आप। मतलब मेरे हाँ। को तो, मैं तो मानता हूँ अपने आप को मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन दुनिया हाँ। मानती है कि नहीं मानती पता ही नहीं है। दुनिया में मेरे इस टैलेंट का कोई कदर है कि नहीं, कोई पैसे देने को तो राजी है कि नहीं इस टैलेंट पे। तो 1 साल में चलता रहा, इधर उधर ढूंढता रहा कि क्या कर सकते हैं। फिर ओपन माइक, मैं कॉमेडियंस को बहुत ज्यादा पढ़ता था, कॉमेडियंस को देखता था कि ये लोग कैसे करते हैं। मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहता था कॉमेडियंस से। जाकिर भाई उस टाइम पे बहुत चल रहे थे, और मैं बहुत देखता था उनको कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये आर्ट फॉर्म। मेरे को बचपन से इस आर्ट फॉर्म का बहुत शौक था, सिंस राजू श्रीवास्तव जी आते थे टेलीविजन पे, और वो अकेले खड़े होके, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने बताया कि मैं एवरेज बंदा था। तो मैं ना गाने में अच्छा था, आवाज मेरी गाने तो बेकार आप थी। इतने अच्छे गाते हैं। वो अब गा रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़े मेरे सुर एक आध लगने लगे हैं, बचपन में बिल्कुल नहीं लगते थे।
हाँ। और फिर ना मैं गाने में अच्छा था, ना मैं डांस में अच्छा था, ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो मैंने कहा यार, डांस और भी अच्छा है आपका। प्रेम वो सब रतन बड़े धन हो गए पायो ऊपर। कोई वीडियो देखा मैंने। वो सब बड़े हो गए ऊपर। तो ये चार चीजें थी। कोई भी मतलब जिस चीजों में आपको स्टूडेंट लाइफ में वैलिडेशन किन चीजों से मिलता है? आपको पढ़ाई से मिलता है। आप अगर टॉपर हो तो आपको वैलिडेशन है, स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हो तो वैलिडेशन है, गाना अच्छे गाते हो तो वैलिडेशन है, तो और वैलिडेशन। अगर डांस करते हो तो वैलिडेशन है। ये चार चीजें हैं। दो तीन चीजें और हैं, अगर हाँ अच्छी पेंटिंग करते हो या कुछ करते हो तो। हाँ ये कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं थी, कोई भी कला मेरे अंदर नहीं थी। मैंने कहा यार, अटेंशन कैसे पाएगा आदमी यार, मतलब। तो मेरे को राजू शास्त्री जी दिखे, जो अकेले खड़े होकर बातचीत करते थे स्टेज पर, और 500 लोग हंस हंस के लेटते थे। मैंने कहा ये करना है, ये सही चीज है, ये अपन कर हाँ। सकते हैं जिंदगी में। और मेरे को बड़ा मजा आता था स्टोरी टेलिंग में, लोगों से बात करने में, लोगों के लहजे कॉपी करने में, कि ये कैसे बात करता है, ये कैसे बात करता है। हम्म। तो फिर मैंने उस चीज को डेवलप किया। और फिर जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट कि भाई ये क्या, कैसे इस चीज में घुसा जा सकता है, तो पता हाँ। चला कि ओपन माइक एक चीज होती है, ओपन माइक एक चीज होती है जिसमें आप हम्म जाते हो, नए बिगनर कॉमिक्स जो होते हैं वो जाके अपना मटेरियल टेस्ट करते हैं, पहली बार स्टेज पे करते हैं। तो हम्म भोपाल में एक ओपन माइक हुआ 2016 में, 2016 जून 5 को, जिसमें मैंने हम्म रजिस्टर कराया। और फिर हम्म मैंने गया स्टेज पे, और भगवान की दया से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मेरे को जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा रिस्पांस अच्छा आया उस ओपन हम्म। माइक के बाद। क्योंकि भोपाल में कोई कमेडियन ही नहीं था, अकेला मैं ही था, हाँ। पहले ही कमेडियन था भोपाल में। तो भाई लोगों ने बुलाना शुरू कर लिया कि आप यहाँ आओगे क्या, वहां आओगे क्या। मतलब मेरे हम्म मटेरियल बनने से पहले मेरे पास शोज आ गए थे कि भाई आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारे कॉलेज में आ जाओ, ये वो। तो फिर वो हम्म चलता गया। 2 साल तक मैंने अच्छा कॉमेडी करी एमपी में, और यहाँ पे इधर उधर के एरिया में केएमसी भी आया हूँ, इधर उधर बहुत सारे हम्म कॉलेजेस में गया, मटेरियल डेवलप किया अपना। फिर उसके 2 साल के बाद मतलब मेरे को पता चला, और कॉलेज मैंने छोड़ा नहीं, कॉलेज के साथ साथ ही करता था मैं। कॉज हम्म। एकदम से आप कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम से मैं कोई भी अगर हाँ। क्रिएटिव लाइन में जा रहा हूँ तो एकदम से कोई भी कॉलेज नौकरी ना छोड़े, जब तक आपका। हम्म हमारे कॉमेडी में रूल चलता है कि अगर अगर आपका आपकी कॉमेडी या जो भी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो फुल टाइम, अगर वो आपकी नौकरी से आपको दुगने पैसे दे रहा है हर महीने, तो आप वो नौकरी छोड़ो। ओ भाई साहब, ये ओ क्या था? ये कोई ड्रिलिंग विलिंग चल रही है ऊपर छत पे। अच्छा। ओ भाई साहब, ये देखो सरकारी घरों का। ओह, साउंड इफेक्ट भी आ रहे हैं, तो इसी बात पे गाना भी सुना दीजिए फिर। गाइस साउंड कुछ इफेक्ट नहीं तो आ कर ही रहे। रहे हैं। अरे भाई साहब, ये नहीं कर देगा, रुको अपन कुछ करते हैं। हाँ। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ। बहुत कम। आवाज पहले से कम आ रही है, पहले से ज्यादा आ रही है? अभी ठीक है, बस। अभी ठीक है। हाँ, कैंसिलेशन वाले ईयरफोन। नॉइस कैंसलेशन वाले भी हैं, लेकिन वो मतलब अब क्या ही कितने लगा लें। हाँ गाइस, नहीं, गाइस सही है। आवाज आ रही है? बाकी ऑडियंस से पूछते हैं, आवाज आ रही है क्या प्रॉपर्ली? आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? चलो ठीक है। हाँ, तो वही था कि मतलब यही चल रहा था कि भाई कैसे शिफ्ट करें इंजीनियरिंग से कॉमेडी में। तो फिर कॉमेडी अच्छी चलने लगी, और इंजीनियरिंग भी साथ साथ चलती गई। फिर रेडियो मिर्ची भोपाल में था, तो उनको मैं उनके साथ शोज करता रहता था। वो अगर किसी कॉलेज में जा रहे होते थे तो मुझे बुला लेते थे। वो सब चीजें चलती गई। फिर उन्होंने बोल दिया एक दिन कि भाई हमारे यहाँ मेल रेडियो जॉकी की वैकेंसी है, तो आप आना चाहेंगे क्या? तो मैंने कह दिया भैया हाँ, मैंने कह दिया आएंगे। फिर वो मैंने अप्लाई किया, 30-40 इंटरव्यूज, और बड़े जो है टेस्ट हुए, और उनने फिर ले लिए मेरे को, टेस्ट हुए और बड़ा। तो वो ये है शिफ्ट, ऐसे ही वो ग्रेजुअल शिफ्ट है। वो ऐसा लगता है लोगों को एक दिन में उठाओ, मैंने बोला इंजीनियरिंग नहीं करनी है, कल से कॉमेडी करनी है, ऐसा नहीं होता। वो हाँ इट टेक्स लाइक, वो हाँ। बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 साल का ग्रेजुअल ट्रांजिशन था फेज ये। होता है, हाँ ग्रेजुअल होता है। हाँ। हाँ। तो आई थिंक जो कमेंट्स में कह रहे हैं गाना गाना गाना, वो हम लास्ट में आप सुना देंगे हमको एक गाना हाँ, फिर। लास्ट में सुना देंगे। तुम लोग पता नहीं गाना आना का आजकल बिग फैन सर बिल्कुल आ रहे हैं। हमारी दोस्त है वृंदा, ये भी कमेडियन है, वो लिख रही है बिग फैन। दोस्त है हमारी। आई थिंक जो कॉमेडी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सब बहुत ज्यादा एक फैमिली की तरह रहते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट, ऐसा है ये एक बाहर से दिखता है ऐसा। नहीं नहीं, लेकिन काफी, मतलब मैं जितना जितना कॉमेडियंस को जानता हूँ, जितनी कॉमेडियन से मेरी दोस्ती है, हाँ मतलब ऑलमोस्ट काफी हद तक पूरे देश के कॉमेडियन से मेरी दोस्ती है। एज कम्पेयर टू अदर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, एज कम्पेयर टू म्यूजिक हो गया या लाइव परफॉर्मिंग आर्ट, जितने कॉमेडी फिर भी अभी भी एक अच्छी बेटर कम्युनिटी है आई एक थिंक दूसरे इसी आदमी से। अंदर की बात जरूर बताना चाहूंगी कि आपके शो के बाद हाँ उसी हफ्ते में 2 और फेस्ट भी थे किसी और डिपार्टमेंट के, तो उन दोनों फेस्ट में एक एक कॉमेडियन आया था, और हाँ इमर्जिंग कॉमेडियन थे वो, हाँ फुली एस्टैब्लिश नहीं थे।
एंड आई थिंक वो ही चाहिए होता है, क्योंकि जो इमर्जिंग कॉमेडियंस होते हैं ना, वो आई थिंक ज्यादा मेहनत करते हैं एंड दे हाँ वांट कि उनका कंटेंट। पैसे भी कम हाँ, लेते हैं ना। पैसे भी कम लेते हैं। मेन रीजन वो है। कोई मेन कॉलेज ये रीजन सोच तो के नहीं बुलाता इमर्जिंग कॉमिक्स को कि ये लोग मेहनत ज्यादा करेंगे, इमर्जिंग कॉमिक्स हाँ, को सब इसलिए बुलाते हैं कि ये पैसे कम लेंगे। वो भी है, पर हाँ मेहनत वाला पॉइंट भी है, मतलब मैं हाँ, कहना मेहनत वाला चाहूँ। पॉइंट है ऑफ कोर्स, वो अपने आप हाँ, को प्रूव करने का उनमें ज्यादा रहता है। और हाँ, वो अच्छा है। तो काफी मतलब मैं जो सवाल था कि भाई कॉमेडी इंडस्ट्री में, कॉमेडी हम्म। फ्रेटर्निटी में एक जो है म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और वो है, क्योंकि मतलब कभी ना कभी किसी न किसी पे एफआईआर होती रहती है, तो बाकी लोगों को पास में रहना पड़ता है कि जब मेरे पे होगी तो एफआईआर ये से लोग याद आगे आया, बताएंगे। हाँ हाँ एफआईआर हाँ। से याद आया, उल्लू कुछ कैसे हो। ये देखो, ये ह्यूमन कोटो नाम का बंदा है, मैं इसके बारे में, ये मेरे रात में लाइव में आता है, रात में एक बजे वाले लाइव में आता है ये, और ये थैंक बहुत यू मस्त ह्यूमन मस्त सवाल करता कोच। है। तो पूरा केकेएसएस जो है, केकेएसएस इसका बड़ा फैन है ह्यूमन कोट का। ये अंड बंड सवाल पूछता है और ये ऐसी बातें करता है जैसे भी कर रहा है ना। लिख ही रहा है। हाँ वो देखो, एमी जी ने लिख दिया, अरे ह्यूमन कोट, ये सब रात वाली जाएंगे 1 बजे वाली। ये रात वाले अभी वो पूछ भी रहे थे कि अरे दिन में कैसे आया आप। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, एफआईआर से क्या याद आया आपको? हाँ। ये सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे हम, और बात कर रहे थे कि कॉमेडी एज अ फील्ड बहुत हम्म ज्यादा, उसमें लोग हैं अभी जो एक दूसरे को अदर फील्ड से ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम्म आजकल जो एक कॉमेडियन के साथ अभी रिसेंटली हुआ, हम्म। उस पे आपके कुछ विचार। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किसी को, मैं पहले बता दूं, पहले पूरे डिस्क्लेमर दे दूंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। पहली बात, मैं किसी को डिफेंड भी नहीं करूंगा, किसी को जो है वो भी नहीं करूंगा, किसी को अक्यूज भी नहीं करूंगा। दूसरी बात, मेरे जो अभी विचार मैं अपने आपके सामने रखने वाला हूँ, वो जो है पूर्णतः अभी इस वक्त क्या हुआ है जी, शाम के 5:30 बजे हैं आज, 21 तारीख को, 21 जुलाई 2020, शाम के 5:30 बजे के विचार है। हो सकता है कि 6 बजे मेरे विचार बदल जाएं, मेरी किसी से बातचीत हो, मैं कोई ब्लॉग पढूं, कोई मेरे को फोन करे, मेरे विचार बदल सकते हैं। मैं ठीक है। मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि एक बार जो बात बोल दी वो बोल दी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, मेरे विचार ठीक। आधे आधे घंटे में बदलते हैं। तो ये ठीक है। जो पूरा चक्कर हुआ, वो एक्चुअली इट वाज अ मैन्युफैक्चर्ड हेट, जिसको बहुत अच्छे हम्म। तरीके से एक जरिया बना के जो है वो हेट प्रोपोगेट करी गई। और वो तो जो हुआ, और इंटरनेट तो हम्म। बुलिंग कोई नई चीज नहीं है, वो तो हमेशा से, और जो हमारी फीमेल हम्म। कॉमेडियंस हैं, फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो तो उसके रिसीविंग एंड पे हमेशा ही होती हैं। हमेशा ही तो होता ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रिलीजियस एंगल उसमें डाला गया है, वरना वो है। हाँ। मतलब कांस्टेंट हेट। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मतलब टिकटॉक के लिए सार्कास्टिकली एक वीडियो बनाया था रोते हुए, और उसको विपाशा मल्होत्रा हमारे दोस्त ने, तो उस टिकटॉक के लिए एक सार्कास्टिकली वीडियो बनाया था कि टिकटॉक जा रहा है और मतलब रोते हुए, लोगों ने हम्म। ये समझ के कि ये टिकटॉक जाने पे रो रही हैं, उनको बुली करना शुरू कर दिया और उनके फोटो वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। हम्म। तो ये सब चीजें इंटरनेट पे चल रही हैं। एज अ हम्म। कंटेंट क्रिएटर मैं इस चीज को किस तरीके से देखता हूँ कि हमको भी विचार करना है कि मतलब इतनी बड़ा इशू हो गया, और कोई नहीं चाहता कि उसको इंटरनेट पे हेट मिले, और उसके नाम पे हेट कैंपेन चलाए जाएं, और उसके जो है हम्म। उसको इतना ज्यादा लेवल पे हेट हाँ। मिले। हमको ऐसा करना है कि हमको कोशिश करनी है कि भाई हम अपने प्राइवेट शोज में तो जो कंटेंट करते हैं वो तो हम करेंगे ही, आगे भी कोई ना हम्म। रोक पाया ना रोकेगा। हम्म। when it comes to uploading content on the internet, या। the things which we have to keep them in mind कि भाई मैं तो ये अपलोड कर रहा हूँ, मैं तो एक थोड़ी प्रिविलेज सिटी में बैठ के, जो जिसमें कम्युनल टेंशन उतना ज्यादा नहीं है, जिसमें जो है हम्म। लोग इतना ज्यादा उस चीज को दिल पे लगा के नहीं बात करते, मैं वहां से बैठ के वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन वो हमारा देश इतना ज्यादा बड़ा है, हमारे देश के कोने कोने तक वो वीडियो का एक्सेस है। हम्म। तो हो सकता है कि मेरा वीडियो जो यहाँ पे ऑफेंसिव नहीं है, और यहाँ पे बहुत हम्म। कैजुअल और कूल वे में उस वीडियो को लिया जा रहा है, हो सकता हम्म। है कि मेरे शहर से 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, जो गांव हम्म। बड़ी मुश्किल से कम्युनल टेंशन से जूझ रहा है, और वो लोग बड़े हम्म। मुश्किल से, उन्होंने आपस में एक ट्रीटी बनाई है कि हम एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन भड़क सकता है। वो गांव में जब वो वीडियो जाएगा, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है उस गांव की जो कम्युनल हार्मनी है, उसको वो वीडियो हम्म। कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। या आपका कोई भी कंटेंट जो आप बनाते हो, वो आप ये इमेजिन करके बताओ कि क्या ये वीडियो जब किसी गांव में जाएगा, जिनको इतना ज्यादा उनकी एजुकेशन के रिसोर्सेज उनके पास नहीं है कि वो चीज को समझ पाएंगे, क्या हम्म। सार्काज्म है, क्या आपका सटायर है, किस बारे में हम्म। आप बोलना चाह रहे हो। वो मैं ये सब की बात नहीं कर रहा, ये जो अभी कैंपेन हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जनरली मैन्युफैक्चर्ड हेट। जनरली। हाँ। जनरली आप जब कंटेंट बनाते हो, हम्म। तो आप अगर ये ध्यान में रखो कि ये वीडियो कितनी जगह तक जा सकता है और इसका इम्पैक्ट हम्म। क्या है। इसको हम्म। देखने वाले, इसको सुनने वाले, क्या मेरे माइंडसेट से आते हैं, क्या मेरे पॉलिटिकल नैरेटिव में वो लोग सारे के सारे फिट होते हैं। 130 करोड़ हम्म। भारत 130 करोड़ भारत की जनता है,
अगर आपका वीडियो 1 लाख लोगों तक भी जाएगा तो वो 1 लाख अलग अलग ओपिनियन के लोगों के पास जाएगा। तो आपको ये सोच के बनाना है कि क्या मेरा कंटेंट अलग अलग जगह जाके क्या किसी की कम्युनल हार्मोनी डिसरप्ट कर सकता है, क्या मैं जिस स्थिति में बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्या उस वीडियो को कंज्यूम सिर्फ वही लोग करेंगे जो मेरे सोशल इकोनॉमिकल क्लास में रहते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं तो ये नहीं मानता कि किसी चीज पे जोक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है किसी भी इंसान का, किसी को किसी पे जोक करना है, किसी को किसी पे जोक करना है। मैं पर्सनली जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं उस बारे में बात करूंगा। मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा कि बाकी कंटेंट क्रिएटर को क्या किया जाए। मैं सिर्फ ये देता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से मैं अपना कंटेंट जो है ये सोच के बनाता हूँ। आई थिंक विच इज वेरी राइटली सेड बाय यू कि हर कोई कैसे परसीव करता है वो आपके हाथ में नहीं है। एंड एंड ऑफ द डे आपको वो ही कंटेंट अपलोड करना चाहिए जो आपकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सही हो और जो आपको लगे कि बाकी भी एक्सेप्ट करे उस चीज को। और कमिंग बैक टू द, और जो इसके रिपरकशंस की बात करें तो भाई कि जो लोगों ने जो रिस्पांस देते हैं वो, तो लोगों को भी इस बारे में समझना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज इंसल्टिंग लग रही है या जो चीज आपको खराब लग रही है वो सामने वाले ने इंसल्ट करने के हिसाब से ही बोली हो। हो सकता है कि वो उसका उद्देश्य नहीं होगा कि वो आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए वो कंटेंट बना रहा होगा। हो सकता है कि वो उसकी नादानी या उसकी जो है उसकी समझ में कोई अलग समझ है। तो अगर आपको किसी चीज का विरोध भी करना है, किसी चीज का आपको कोई चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हर इंसान के पास ये हक है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसकी भावनाएं किस चीज से आहत होती है, किस चीज से नहीं होती। लेकिन उसके विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या है, उसके विरोध प्रदर्शन का क्या आपके पास जरिया होना चाहिए। सॉरी आई एम टेकिंग इट अलॉट इन हिंदी बिकॉज मैं जब सीरियस नहीं ज्यादा कोई बात नहीं, हम सब हिंदी भाषी हैं। हाँ, तो जब जो विरोध प्रदर्शन का आपका तरीका है वो कैसा होना चाहिए, वो गालियां लिख के होना चाहिए, वो किसी के लिए हेट कैंपेन चला के होना चाहिए, वो क्या आप हैशटैग के साथ नाम जोड़ के और गाली जोड़ के आप वो प्रदर्शन करेंगे, ये तरीका है आपका। तो हम लोगों को भी एज अ ऑडियंस ये सीखना चाहिए कि हमको अगर किसी का कंटेंट पसंद नहीं है या किसी की बात हमको पसंद नहीं है या किसी का, एक मिनट शायद कोई आया है, एक मिनट मेरे को एक सेकंड, यू टॉक टू ऑडियंस। Sure. Guys, I'm gonna answer all your questions once he's back. I have noted all the questions, so सारे questions के जवाब आपको मिलेंगे। वैसे कैसा लग रहा है लाइव गाइस? कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसा सजेशन है जो आपको देना है, आप अभी दे सकते हैं। आई एम गोना रीड इट। तो मैं वही देखता हूँ कि अगर हम लोगों को किसी का कोई कंटेंट पसंद नहीं आता तो फिर गालियां लिखने लगते हैं और जो कैंपेन्स चलते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड हेट चलती है, तो हमको भी एज अ ऑडियंस भी देखना चाहिए कि अगर हमको किसी का कंटेंट पसंद नहीं है तो हमको जो हमारा जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है वो किस हद तक सही है। क्या भगवान की फोटो लगा के, भगवान के नाम से आईडी बना के किसी इंसान को माँ बहन की गाली बकना अगर धर्म रक्षा का कोई तरीका है तो मैं उस तरीके से बिल्कुल अलग हूँ। मैं वो तरीका आपका एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ कि आपकी भावनाएं आहत हुई है, लेकिन भावनाएं आहत होने के बाद जो रिएक्शन है वो आपका, वो मैं उस पर जो है नहीं मान सकता वो आपका सही रिएक्शन है। तरीका है आपके पास, पूरे संवैधानिक तौर पे पूरे अधिकार हैं आपके साथ, वो अधिकारों का आप यूज कीजिए। आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि कहीं जाके आप तोड़ फोड़ करते हैं या किसी इंसान को आप पर्सनल अटैक करते हैं या उनके जो है उनके जीवन शैली या किस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं या पॉलिटिकली किस विंग को वो बिलोंग करते हैं, आप वो चीजें निकल के आते हैं। जो चीजें आपको उस पर खराब लगी है आप उस पर कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास अधिकार है उसका। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया हमको विदाउट एनी डेरोगेटरी रिमार्क्स। इसमें किसी की कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुआ है। आई थिंक वो ही हमको प्रीच भी करना चाहिए आगे। और अच्छा, इससे याद आया कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे हमारी कंपनी है ब्रांड वर्क, इसमें हमारे 20 से 30 क्लाइंट्स हैं और वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब इंडियन क्लाइंट्स भी हैं और बाहर के भी क्लाइंट्स हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें जैसे कोई हेट्रेड कमेंट देता है या कोई हमको कुछ कंपनी के बारे में कुछ बोलता है, तो उस चीज को हमको कैसे टैकल करना चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर कि आपको भी ऐसे कमेंट्स आते होंगे, तो आप उस चीज को कैसे वर्क अपॉन करते हैं? क्या आप उनको कमेंट को डिलीट कर देते हैं या फिर उसको रिप्लाई करते हैं? यार देखो, डिपेंड करता है। अगर कोई स्ट्रेट अवे अगर कोई गाली दे रहा है, मतलब बिना बात किए बिना चीजें समझे अगर कोई डीएम में आके मेरे गाली दे रहा है, जो कि अभी हो भी रहा है, जो कॉमेडियंस को जो हेट आ रही है और जिनको सबसे ज्यादा हेट आई है वो मेरी खासम खास दोस्त हैं और रोज मैं रात में उनके साथ लाइव जाता हूँ कभी बार।
तो उनकी हम्म जो जो लोगों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है वो मेरे तरफ भी आया थोड़ा बहुत। मेरा ऐसा है कि अगर कोई मेरे को संवाद का वो दिखना चाहिए, मेरे को अगर मेरे को दिख रही है कि थोड़ी सी भी इस इंसान से कन्वर्सेशन करने की जगह है, तो हम्म और अगर मैं उस समय उस मेंटल हेल्थ मेरी उस हिसाब की है कि मैं इस इंसान से कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, तो हम्म मैं वो कन्वर्सेशन करूंगा। लेकिन अगर हम्म मेरे को दिख रहा है कि ये इंसान समझने वाला ही नहीं है, ये इसके अंदर हम्म ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपने जीवन में। हम्म कोई आदमी कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा कि जिस इंसान को जानता ही नहीं, जिस इंसान से उसका लेना देना नहीं, उसको वो हम्म डीएम में गाली दे रहा है बेमतलब में, वो डीएम में हम्म गाली देगा तो वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा कि मतलब वो हम्म, सामने गाली दे नहीं सकता, को सामने तो आप गाली दे नहीं सकते, आप मार हाँ खा जाओगे या आपके प्रति आपके ऊपर हम्म केस हो जाएगा या जो भी चीजें हो जाएगी। तो आप कीबोर्ड हम्म पे रह के फेक आईडी बना के गालियां दे रहे हो, आप एक हम्म दो दो फॉलोअर्स दो फॉलोइंग की आईडी बना के आप किसी को गाली लिख रहे हो, तो वो आदमी खुद आपस में अपने में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और हम्म उससे संवाद करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम्म दूसरी चीज, अगर मेरे को लगता है कि कोई मेरे को हेट मैसेज लिखता है या डेरिवेटली चीजें लिखता है हम्म और मुझे लगता है कि मुझे अगर लगता है कि इससे संवाद करने की इसका पॉइंट समझने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं कभी बार हम्म बिल्कुल बातें करता हूँ कि बाकायदा हम्म रिप्लाई करता हूँ कि भाई आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या आपको जो हम्म है इसमें क्या खराबी लगी, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, मैं अपना पॉइंट प्रूव करने की। लेकिन अब हेटरेट जब इतनी ज्यादा हो जाए कि वो बिल्कुल हम लाइव गए थे मेरी फ्रेंड के साथ जिनकी बातें आप कर रही हैं, उनसे हम्म लाइव गए थे, तो मतलब मिनट के हिसाब से 100 गालियां आ रही थी। अब उस हेट को तो आप इग्नोर ही कर सकते हो, उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक हेट्रेड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे आजकल जो भी इमर्जिंग आर्टिस्ट है या कोई मतलब उस पे मैंने एक कमेंट देखा था उसके ट्रेलर पे कि अगर वो अलाइव होता तो ये पिक्चर बिल्कुल नहीं चलती। तो ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स एक हेट्रेड की तरफ नहीं दिखाते हैं बट वो एक जरिया ही होता है हेट्रेड का। आई टेल यू, अभी जो एक जो मतलब म्यूचुअल जो नोशन चल रहा है या फिर लोगों का जो अभी माइंडसेट चल रहा है ना इंटरनेट पे, जो बेसिक चलता हम्म है, जो हम्म सिर्फ इंटरनेट जो है बात करने अपने हम्म इंटरनेट चलाने, और जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, उनका एक चल रहा है कि कंट्रोवर्सी बड़ी पसंद आ रही है उनको, और वो उनको हम्म, फीड करी जा रही है, मतलब रेगुलर हाँ बेसिस पे उनको वो खिलाई जा रही है कि कंट्रोवर्सीज कि पहले भाई आप कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक ले लो, तो उसमें वो अपने ओपिनियन और वो, हम्म, फिर उसके बाद आपने सुशांत सिंह कंट्रोवर्सी ले ली, फिर आपने हाँ एकता कपूर कंट्रोवर्सी ले ली, फिर आपने अभी हम्म कॉमेडियंस के ऊपर कंट्रोवर्सी। समझ तो गई। एक कंट्रोवर्सी पसंद जो जनता है और जो कुछ रोस्टर्स आए हुए हैं यूट्यूब पे जिनको कोई हम्म काम नहीं है, उनका कंटेंट क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी इशू होता है तो बस उस पर ओपिनियन देने जाते हैं। अरे हम्म ओपिनियन को बैक करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है। तो हाँ आपका ट्रू ओपिनियन कैसे मैटर करेगा भाई? मतलब आप ओपिनियन अपना अपने तरफ रखो, लेकिन जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप लोगों को अगर कोई हम्म ओपिनियन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आपकी बैकिंग करने की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो हाँ कंट्रोवर्शियल कंटेंट इस वक्त जो है देश में बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग खाली फ्री बैठे हुए हैं, परेशान है, हाँ तो वो लॉकडाउन अच्छा में कंटेंट, लॉकडाउन अच्छा कंटेंट कम देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि 10 लोग और परेशान है, भाई रईस आदमी भी हम्म परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। तो कंट्रोवर्सी लोगों को फीड की जा रही है जानबूझ के, और पीपल हम्म आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट कि भाई ये दैट कंट्रोवर्सी चला देते हैं। अब कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी हुई, कैरी हम्म मिनाटी का वीडियो 100 मिलियन कर दिया, तो कैरी हम्म मिनाटी के अकाउंट में पैसा आ गया, उसकी फॉलोइंग बढ़ हम्म गई, 16 मिलियन पहुंच गया, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। लोगों ने अपना हम्म टाइम जाया किया वीडियो बना के और लोगों से लड़ लड़ के इंटरनेट पे कि ये सही है कि वो गलत है। तुम कोई भी हम्म लड़ रहे हो अगर, तो देयर समबडी एल्स हु इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो दैट्स ये कंट्रोवर्सी कंटेंट, ये जो बिग बॉस वाला, जो बिग बॉस था ना, नेचुरल बिग बॉस का जो फॉर्मेट था कि दो ट्रू लोगों को लड़ा के उन पे वो हाँ बनाओ, हाँ उन पे पैसा बनाओ, वो एक्चुअली अब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आ गया कि हेट्रेड इज सेलिंग राइट नाउ। लाइक मैं बता हम्म रहा हूँ कि मैं कोई पॉजिटिव पोस्ट डालता हूँ तो उसकी रीच बहुत कम होती है, और मेरा कोई दोस्त है जो ऐसे सामाजिक चीजों पे टिप्पणी करता है, उसकी रीच बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीपल आर लाइकिंग हेट्रेड एंड पीपल आर लाइकिंग कंट्रोवर्शियल कंटेंट ऑन इंटरनेट। तो ऐसा क्या मतलब आई थिंक हमारे क्लाइंट्स भी इंडियन है और हमारे क्लाइंट्स बाहर के भी हैं तो फिर हमको ऐसा कैसा कंटेंट बनाना चाहिए जिससे कि ज्यादा रीच मिले मतलब आई थिंक कंट्रोवर्शियल आई टेल कंटेंट तो क्लाइंट के लिए हम नहीं बना सकते ऑब्वियसली बट यू, किस टाइप का होना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड कि आपको नंबर्स चाहिए या इमोशंस चाहिए। आपको जो हम्म है जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए, या आपको बॉट फॉलोइंग, या फिर जो जिन फॉलोअर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। या मैं मानता हूँ कि हम्म अगर आप कंटेंट बनाओ, मैं इस बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि मैं फॉलोअर्स के लिए कंटेंट बनाता हूँ, मैं लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ जिन लोगों से मैं मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, जो अगर आगे चल के हम्म अगर मैं कोई प्रोडक्ट इंडोर्स करूंगा, अगर आप ब्रांड की बात करती है, जो ब्रांड्स ऑफ हाँ कोर्स दे टॉक अबाउट प्रोडक्ट इंडोर्समेंट, या
they should always make content which can influence me on a personal level. Hatred can Yeah, never influence me on a personal level. I can that's true. carry hatred for 1 day, 2 day, 3 day. दूसरे हफ्ते में उस हेट्रेड को थूक दूंगा. मतलब आप इंटरनेट की कंट्रोवर्सी की बात करें, इस देश में बहुत मैसिव दंगे हुए हैं, उसके बाद भी देश ने वो साइड रख के नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करी है. हमको आईडी कनेक्ट नहीं करनी है. हमको मैं मतलब ये नहीं चाहता कि मेरे 20,000 फॉलोअर्स हों जिसमें से 18,000 ऐसे लोग हों जो आधे घंटे के लिए ऑनलाइन आते हैं या जो मूवीज देखते ही नहीं है. मैं बॉट्स को आई डोंट वांट बॉट्स इन माय अकाउंट. आई वांट कि जेन्युइन लोग होने चाहिए जिनसे मैं संवाद करूं तो आई शुड गेट समथिंग, आई शुड रिस्पॉन्स और उनके ओपिनियन मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में अपने एक स्टैंड हो. तो अभी ब्रांड्स या कंटेंट क्रिएटर्स या जितनी भी जो इंस्टाग्राम पे या कोई भी कंटेंट क्रिएशन में जो छप्पम छाई चल रही है वो ये चल रही है कि दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द नंबर एंड ट्राइंग टू वो आईडी टू आईडी कनेक्ट ढूंढ रहे हैं rather than ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट. ऐसा कैसे होता है कि एक गाना जो है वो 400 मिलियन पे है और उसके किसी को लिरिक्स तक याद नहीं है, और एक गाना जो है रफी साहब का 1960s का जिसपे कुछ 2 लाख व्यूज हैं और वो लोगों को रटा हुआ है आज भी, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट है. उनके नंबर्स नहीं है, उनके नंबर्स नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन उनका ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट ऐसा है कि देवानंद के पूरे गाने आपको भी याद हैं, आपके पिताजी को भी याद हैं, आपके दादाजी को भी याद है. और यहाँ हमारे जमाने में गाने आ रहे हैं 500 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, उनके 5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, और उनको कोई न याद कर रहा है. 1 महीने बाद आप किसी से पूछो ये गाना तो आदमी बोलेगा बादशाह तो मेरे को बड़े पसंद है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक प्रोड्यूसर. मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ, लेकिन वो गाने जो है वो आपको 1 साल बाद आप सोचोगे बादशाह ने 2016 में कौन से गाने बनाए, आपको याद ही नहीं. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमको इमोशंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए रादर देन आईडीज या फिर बॉट्स के साथ. आई थिंक ये हर किसी जो भी हमारे 28 व्यूअर्स है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कंटेंट बना रहे हो वो इमोशंस से बनाए और इमोशंस को ही कनेक्ट करे. वो गोल वाले लेबल चलते थे जो जिस पे लगा के वो उसका साउंड रिकॉर्ड, कैसे एक प्रोडक्ट में एक कंटेंट में इतना दम है कि वो मीडियम चेंज होते गए लेकिन प्रोडक्ट वही रहा. कि वही गाना आपने रिकॉर्ड प्लेयर में भी सुना, फिर उसी गाने को आपने कैसेट प्लेयर में सुना, फिर उसी गाने को आपने सीडी प्लेयर में सुना, फिर उसी गाने को आपने ब्लूटूथ लगा के सुना, उसी गाने को आप आज ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो. तो ये मीडियम से अगर वो सोचते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ रिकॉर्ड प्लेयर जितने लोग सुनते हैं उन तक उनके लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो वो रिकॉर्ड प्लेयर जब बंद हुआ है तो वो प्रोडक्ट भी गुम हो जाना चाहिए था, जो कि हो रहा है. जैसे आप टिकटॉक पे बात करते हो, टिकटॉक इतने ज्यादा फॉलोअर्स थे और उनकी इतनी थी, कितने लोग बात कनेक्ट उसको कन्वर्ट कर पाए इंस्टाग्राम पे, बहुत कम कर पाए. जो टिकटॉक पे स्टार थे, लाख फॉलोइंग, मिलियन फॉलोइंग, उनमें से मैं कह रहा हूँ 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे वो फॉलोइंग कैरी ऑन कर पाए. तो आपका कंटेंट या आपका पर्सनालिटी या आपका प्रोडक्ट कभी भी मीडियम बेस्ड नहीं होना चाहिए. दैट इज वेरी ट्रू. आई थिंक बहुत अच्छी बात कह गए आप 5-10 मिनट के स्पैन में. एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कीप अ नोट ऑफ इट. इससे याद संजीदा गाइस, मैं बता दूं मेरा ज्ञान बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना ज्ञान है. हो सकता है कि ये जिंदगी में बहुत खराब बातें और इन बातों का कोई मतलब ही ना हो. हाँ, इससे याद आया मेरे को कि आप जैसे कंटेंट बनाते हैं, आप अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए बनाते हैं. अगर मैं आपको एक दिन बोलूं कि आप अपना कंटेंट बनाइए लंदन के या यूके में किसी के लिए, तो आप क्या क्या ध्यान रखेंगे इस कंटेंट को बनाने के लिए कि वर्ल्ड वाइड कंटेंट एक इंडियन कंटेंट से कैसे डिफरेंट हो सकता है? इंडियन कंटेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है. आपको एक कंटेंट क्रिएटर जो है उसके लिए बड़ा आसान है कि वो उसको आपने तो वैसे तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो ये सोच के नहीं बना रहा कि ये इंडिया के लिए है या इसके लिए है, लेकिन आपने जब मेरे को दे दिया कि स्पेसिफिक लंदन स्पेसिफिक कंटेंट बनाना है या यूके स्पेसिफिक कंटेंट बनाना है, तो मेरे को 1 हफ्ते की प्रिपरेशन में मैं उस हिसाब का कंटेंट बना सकता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि रादर देन क्रिएटिंग कंटेंट हम लोगों को ग्लोबली, हम लोगों को वी शुड मेक कंटेंट विच इज मोर एंड मोर रीजनल. कि और ज्यादा जो रीजनल भाषाएं हैं उनमें कंटेंट, जैसे मेरे जितने भी दोस्त हैं आरजेस जो हैं कंटेंट क्रिएटर, तो मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरा कंपटीशन कम है. मेरे जो कंपटीशन ज्यादा है, मेरे जो दोस्त हैं जो अपनी रीजनल भाषाओं में बात करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और वो रीजनल कंटेंट बनाते हैं, उनकी फॉलोइंग मैसिव है. उनकी जो इमोशनल कंटेंट इमोशनल कनेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उनका सबसे ज्यादा है. बिकॉज इमोशनल कनेक्ट जो है वो भाषा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. आप कितना भी अच्छा इंग्लिश में कंटेंट बना लें या आप कितना भी पॉप कल्चर यूएस अमेरिका से इन्फ्लुएंस कंटेंट बना लें, इस देश की तासीर उसकी लैंग्वेजेस में. तो लोगों को जब उनके भाषा में जब कंटेंट मिलता है तो उनका जो रिएक्शन, जो आप बात करते हो कि भाई अमित बड़ाना कैसे नंबर 1 यूट्यूबर है,
वो तो बिल्कुल उसका कंटेंट आप मेट्रो सिटीज में तो बिल्कुल नहीं सुना जाता, देखा जाता। हाँ। लेकिन वो जो एक्चुअली लोग जो इंडिया के हैं वो लोग उसका कंटेंट पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा में बात करता है, उनके एनेक्डोट्स लेके आता है। तो हमको रादर देन थिंकिंग कि भाई मेरे को डेव शपेल से सीखना है या मेरे को रसल पीटर्स सीखना है या यूके में कोई कंटेंट क्रिएटर्स बैठा है, मेरी जो खुद की पावर, मैं जो अपने लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ वो मैं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे, रीजनल एनेक्डोट्स पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा रादर देन आई विल ऑलवेज वांट कि मुझे इंडियन ऑडियंस ज्यादा पसंद करे रादर देन वहां की ऑडियंस। पता नहीं, ये मेरा है, लेकिन अगर कोई और है जो यूके की ऑडियंस या यूएस की ऑडियंस को लुक फॉरवर्ड कर रहा है तो उसके लिए कोई अलग तरीका होगा। आई थिंक इसमें वो एंगल है इमोशंस वाला कि जैसे ही आप रीजनल हो जाते हो आपको आपके इमोशन ज्यादा और तेज हो जाते हैं एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद मोर पीपल। एक्चुअली वही तो वही एक कहानी है कि बीरबल अकबर की कहानी थी कि अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बोला कि मैं 12 भाषाओं में जो है प्रॉपरली बोल लेता हूँ, फ्लुएंटली बोल लेता हूँ और आप पता ही नहीं लगा सकते कि मेरी जो है एक्चुअल मदर टंग है क्या। तो उन्होंने बोला कि अकबर ने बोला कि यार ये दिक्कत है। उन्होंने अलग अलग भाषाओं के लोग बुलाए, उनसे संवाद कराए, तो वो सारी भाषाओं में बोलने में बिल्कुल प्रॉपर थे। तो उन्होंने बोला यार बीरबल को बुलाया कि यार इसकी मदर टंग अपने को पता करनी है। तो बीरबल ने कोशिश किया कि 2-3 भाषाओं में बोलो, थोड़ा फंसा उनको, तो वो बिल्कुल प्रॉपरली बातें कर रहे थे। तो बीरबल ने बोला यार इनकी मदर टंग कैसे निकाल पाएंगे अपन। तो रात में जब वो सो रहे थे तो उन्होंने उनके पैर में पिन चुभाई और वो जब उनको दर्द हुआ तब उन्होंने अपनी मातृभाषा में बोले। तो जब आपको इमोशनल लेवल पे कोई चीज अफेक्ट करेगी तो वो आपको आपकी भाषा में हो तो वो बेहतर होगी। पीछे पोस्टर यार अलग अलग पोस्टर थे। ये एक इंदौर में मेरा शो हुआ था 2017 में 2018 जून में ये शो हुआ था। उसका शो है, उसका पोस्टर है। फिर ये ग्वालियर में एक शो था, उसका पोस्टर है। फिर ये भोपाल में एक शो था, उसका पोस्टर है। फिर ये पिक्चर्स वेब सीरीज मेरे को बहुत पसंद थी, उसका पोस्टर है। फिर गॉडफादर ऑफ कोर्स मेरे को बहुत पसंद है। फिर ये बैड पिट साहब है, फाइट क्लब मूवी का एक सीन है, वो बड़ा पसंद है। और फिर ये 2 ऐसे मोटिवेशनल कोट्स है। ये एक बात बताओ, ये KKHOP क्या है? ओपी का क्या मतलब है? ओपी एक स्ट्रीमिंग टर्म है, जो स्ट्रीम करते हैं ना इंटरनेट पे गेमिंग स्ट्रीम्स और ये जो स्ट्रीम चलती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई जो गेम खेलते हैं, जो गेमर्स, और वो लोग अच्छा खेलते हैं तो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको लिखते हैं कि अरे वाह यार डायनामो ओपी, कैरी मिनाटी ओपी। ओपी ओपी यानी कि ओवर पावर्ड, कि उनने पूरा गेम ओवर पावर कर लिया। तो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं तो फिर ओपी एक इंटरनेट स्लैंग बन गया है कि कोई भी चीज वो लग ही रहा है। ओपी है। 2-3 बार मैंने कमेंट पढ़े तो KKHS ओपी हो गया कि मतलब KKHS कुल्लू का हाई स्पॉट ओपी। अच्छा दिख ही रहा है, वो तो बहुत सारे कमेंट्स भरे हुए हैं ओपी ओपी करके। CSGO चलो भाई कुछ बताइएगा। नहीं करते सर, अपने टाइम पे आते जाओ। और बताएं आप लोग, कुछ सवाल हो लोगों के। कैरी मिनाटी हैज मोर सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube and he uses abusive content. What's your take on that? देखो कैरी मिनाटी की उसमें जितनी गलती है उसमें उतनी ही गलती हम लोगों की भी है। कॉज हम लोगों ने उस तरीके के कंटेंट को बढ़ावा दिया है, हम लोगों ने उस कंटेंट को फ्लोट किया है, हम लोगों ने उन लोगों को हीरो बनाए हैं जो मीम कल्चर चलता है या उसमें चलता है और नेचुरल भाषा में। और कैरी का लोगों को लगता है कि कैरी ने सिर्फ अब्यूजिव कंटेंट बना के उसकी वो बनाई है। कैरी का एक और चैनल है कैरीज लाइव नाम का। मैं कैरी को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ना मुझे उससे कोई लेना देना, लेकिन उसका एक और चैनल है कैरीज लाइव जिसपे वो 6 घंटे गेमिंग स्ट्रीम्स करता है और उसपे भी उसकी अच्छी व्यूअरशिप। तो अगर हमको विलन बनाना, एक तो कंट्रोवर्सी जो हम लोग बात करते हैं, जो कंट्रोवर्सी पसंद जो जनता है हम लोगों की, हम लोगों को कंट्रोवर्सी, हम लोगों को विलन बनाने में बहुत तेज मजा आता है। किसी भी एक इंसान को पकड़ के विलन बना दो और उसके अराउंड कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कराओ कि कैरी मिनाटी विलन हो गया, फिर बस टिकटॉक पर से यूट्यूब में कैरी मिनाटी विलन हो गया तो कैरी मिनाटी को पिन दो। फिर कोई चीज में कोई दूसरा आदमी विलन हो गया, कोई दूसरा इंसान विलन हो गया, तो उस विलन पे जो है उसको जो विलन बनाने का मामला है। कैरी मिनाटी अब्यूजिव कंटेंट बनाता है, उसके कंटेंट यूज करना देखना बंद कर दो, वो नहीं बनाएगा। कोई भी कंटेंट क्रिएटर कंटेंट दूसरा, अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं गाली दे रहा हूँ और उस पर मेरे को व्यूज ज्यादा आ रहे हैं रादर देन एक वीडियो जिसमें मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे को व्यूज ज्यादा चाहिए ना यार। मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएटर मैं कह रहा हूँ, ये तो बाद में आता है ना आइडियलिज्म, कि आपको ये अंदर से सोचना है कि आपको ये चीज चीजें बनाए। लेकिन अगर किसी आदमी का उससे धंधा चलता है या किसी आदमी का उससे रोटी चलती है तो वो तो आदमी यही बोलेगा ना यार कि यार मेरे को तो गाली वाले कंटेंट पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, व्यूज ज्यादा हो रहा है, तो भाड़ में जाए आइडियलिज्म, मैं तो बनाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो हम लोगों को एज अ ऑडियंस देखना है कि हम लोग किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। ये तो है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया है, वो मैं पढ़ लेती हूँ। विल रील इफेक्ट द इंस्टाग्राम ऑडियंस या फिर विल रील बी द नेक्स्ट टिकटॉक?
Reel cannot be a next TikTok. Reel will just be a supporting part in Instagram. Instagram अब ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहा है कि अब उसमें लॉन्गर फॉर्मेट भी है, IGTV भी आ गए, उसके हाँ पोस्ट भी हैं जो नॉर्मल पोस्ट हैं 1 मिनट के तक के आप वीडियो डाल सकते हो, और अब जो है रील्स भी आ गए। तो रील्स अभी लोगों को नया नया शौक है तो रील्स वो लोग बना रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो 15 सेकंड की वीडियो, लेकिन टिकटॉक का जो इम्पैक्ट था वो रील्स में कभी नहीं आ पाएगा, आई क्योंकि थिंक रील्स इट बहुत डिपेंड्स ज्यादा। ऑन द प्लेटफॉर्म। एक और क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ लेती हूँ। थैंक यू फॉर एन आंसर मैम जी, मीनाक्षी जी। हाँ जी। थोड़े भाई एक पॉलिटिकल जोक, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको मैं रहने देती हूँ। पॉलिटिकल क्वेश्चन बताइए ना, अपन पूछते हैं, मतलब एकदम एकदम किसी पार्टी के बारे में हो तो नहीं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल हाँ, ओपिनियन पार्टी आपको के किस बारे में बारे, ही है। पार्टी के बारे करनी में है तो बात। छोड़ दो फिर, हाँ, नहीं पार्टी के बारे, मेरे को भी छोड़ दो। जिस बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं उस बारे में क्या बात करें। हाँ, एक जोक सुना दो भैया, ऑन पब्लिक डिमांड। जोक वोक आप लोग शोज पे आए, बिल्कुल आपको जोक मिलेंगे। जोक हम फ्री में, जो है फ्री में नहीं, फ्री में ही होते हैं, शोज भी फ्री में होते हैं, लेकिन स्टैंड अप का एक होता है ना, एक स्टैंड अप का एक पूरा माहौल होता है, मैं पूरा प्री माइक हाँ, सेट करता हूँ, उस पे सेटअप होता है, पंचलाइन होता है, तो मैं ओपन माइक रेगुलरली करता हूँ, आप उस पे आ जाओ, फ्री होते हैं बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगता उसमें, तो ओपन माइक बट करता हूँ जाते मेरे। जाते एक गजल तो होगी। गदर हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूँ। According to my research, Facebook is still the best platform for digital marketing. What do you think? फेसबुक से यार मेरी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मतलब मेरे को फेसबुक से हम्म बहुत प्रॉब्लम्स हैं। फेसबुक ने अपने आप को उतने तरीके से ग्रो किया नहीं है जितना तेजी से डिजिटल मीडिया ग्रो हुआ है। फेसबुक वही हम्म पुराने ढर्रे पे चल रहा है, वही पुराना तरीका कमेंट करने का, वही पुराने तरीका जो है बात करने हम्म का। तो पता नहीं, ये कोई रिसर्च होगी, बट आई डोंट थिंक फेसबुक की रीच उतनी ज्यादा अब है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे तेज है? इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स, हैंड्स डाउन। What about इंस्टाग्राम इज what गुड। about YouTube? यूट्यूब देखो, अब यूट्यूब का पूरा अलग फॉर्मेट है। यूट्यूब पे जो लोग सक्सेस होते हैं और यूट्यूब पे जो चीज चलती है, यूट्यूब पे कोई भी 15 सेकंड का वीडियो बना के सक्सेस नहीं हो सकता। यूट्यूब पे यू हम्म हैव टू थिंक ऑफ अ लॉन्गर फॉर्मेट, यू हैव टू हम्म एटलीस्ट थिंक ऑफ अ 5 मिनट्स वीडियो टू हम्म सर्वाइव ऑन यूट्यूब। तो आपको कोई भी, आप हम्म यूट्यूब पे व्लॉगर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, यूट्यूब पे हाँ जो लॉन्गर फॉर्मेट, इंटरव्यू फॉर्मेट बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि वो हम्म लॉन्गर फॉर्मेट होता है। यूट्यूब पे कोई भी आदमी आता है तो ये नहीं सोचता कि 15 सेकंड के 25 वीडियो देख लूं मैं, ऐसा नहीं करता हम्म वो 25 मिनट का एक वीडियो देखने आता है यूट्यूब पे। हम्म बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू गो डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर प्रोडक्ट इज। आपका जो कंटेंट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो किस तरीके का है। आप अगर लॉन्गर फॉर्मेट बनाते हैं तो यूट्यूब इज गुड। अगर आप 1 मिनट के वीडियोस अच्छे से बना सकते हैं, नए नए उसमें वो ला सकते हैं, तो देन इंस्टाग्राम इज गुड। इफ यू कैन मेक 15 सेकेंड्स इंटरैक्टिव और बहुत ताकतवर तोड़ कंटेंट अगर टिकटॉक टाइप का बना सकते हैं, तो ऑफ कोर्स टिकटॉक एंड रील्स आर गुड फॉर यू, डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर प्रोडक्ट इज। Facebook is training platform for social media. हाँ, फेसबुक हाँ पे हमने सीखा है ना यार, हाँ, that is true. इंस्टा पे ग्रो करने की बेस्ट टैक्टिक्स। भाई तेरे को अगर मेरे पास होती तो मैं 3500 फॉलोअर पे बैठा होता। Is content for money or passion? बोथ, मतलब For you? फॉर मी लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक पैशन भी है, लेकिन पैसे भी चाहिए। पैसे तो सबको ही चाहिए होते हैं at the end of the day. ये कहना कि हम पैशन के लिए करते हैं, नहीं, पैसों के लिए करते That is true. We can't compare Instagram and YouTube as per my viewpoint. I think that's true. हैं। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अलग है, पूरा अलग है। यूट्यूब से एक ऐसा है, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको कंटेंट अपलोड करने के, एंड इफ योर कंटेंट डज गुड दे पे यू, वरना और कोई कंटेंट और कोई वेबसाइट आपको नहीं पैसा देती, आपको ब्रांड से ही कमाना पड़ता है। So, one just random question: how has work from home impacted your professional life? बहुत RJ ज्यादा कॉल, कैसे हो रहा है, बहुत मतलब ज्यादा आप घर से कैसे काम? जब हम ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में बिफोर आई रिकॉर्ड माई शो और उसके बाद भी ऑफिस में बहुत सारे लोग होते थे और हम लोग बातें करते थे, तो ओपिनियन, जो अलग अलग ओपिनियन निकल के आते थे किसी भी इशू पे, या कोई मूवी अगर मैंने देखी तो वो मूवी 4 लोगों ने और देखी, तो मुझे एक जैसा ऊपर से आई व्यू मिलता था कि 4 लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या जो है
जो ओपिनियन होता है, ये जो माइंड खुलने का तरीका होता है कि थॉट आपके खुल जाते हैं कि 4 लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा उस मुद्दे पे जब आप बात करने रेडियो स्टूडियो में घुसते हो तो आपके पास 4 अलग अलग तरीके के ओपिनियन होते हैं। लेकिन आप जब घर पे अपने अकेले अपने थॉट्स में हो, जिसमें आपके अच्छे थॉट भी चल रहे हैं, बुरे थॉट भी चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दिमाग खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपको एक ही एक विचार आ जा रहा है कोई इशू पे और आपके पास लोग नहीं है उस चीज को बाउंस करने के लिए। तो वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए शुरू में 1 महीना थोड़ा सा मुश्किल रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना एक्सरसाइज जैसे किए, थोड़ा अपने लाइफ शेड्यूल में थोड़ा ऐसा चेंजेस किए कि उससे थोड़ा फायदा हुआ है। और मतलब अच्छा है, अब तो आई एम एंजॉयिंग वर्क फ्रॉम होम। ये मेरा डेस्क है, मैं इस पे बैठ के बढ़िया बाहर देखते हुए बढ़िया वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। आई थिंक मैंने ये बहुत जगह पढ़ा है, जैसे ही वर्क फ्रॉम होम हुआ था, कि हमारा जो वर्किंग स्पेस है वो डिफरेंट होना चाहिए दैन आर सिटिंग या फिर चिलिंग प्लेस। तो ऐसा हाँ आपके लिए? हाँ। हाँ, मतलब ये टेबल पे सिर्फ मैं अगर मेरे को कोई किताबें वगैरह पढ़नी होती हैं तो मैं पढ़ता हूँ और काम करता हूँ। अभी कौन सी किताब पढ़ रहे? अभी यार 2-3 किताबें पढ़ रहा हूँ मैं। एक तो पावर ऑफ हैबिट नाम की एक किताब है। इट टॉक्स अबाउट हैबिट फॉर्मेशन, कैसे होती है, आपकी आदतें कैसे बनती हैं, और पर्सनल लेवल पे हैबिट्स कैसे बनती हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हैबिट्स कैसे बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे हैबिट बनती है कि एक कंपनी की जो काम करने का तरीका है वो दूसरी कंपनी से अलग कैसे होता है, ये सब हैबिट्स वगैरह पे वो अच्छी रिसर्च है और अच्छी किताब है। पावर ऑफ हैबिट सबको पढ़नी चाहिए, बहुत बड़ी किताब है। दूसरी आई एम रीडिंग, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। तो दूसरी किताब में ये पढ़ रहा हूँ कि जो परवीन शाह के साथ नाम की एक शायरा है, उनकी शायरी की एक किताब है, वो पढ़ रहा हूँ मैं, बड़ा मजा आ रहा है। बाकी ये 2 किताबें पढ़ रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है घर पे, मतलब और कोई ऐसी कोई किताब है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो हाँ, आपको ये बहुत? जो मैं पढ़ रहा हूँ, पावर ऑफ हैबिट, एवरीबॉडी पावर शुड है। रीड इट, बहुत ही गजब है। सो अभी सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। हाँ जी, मैं दोबारा से आपको एक लाइव रिक्वेस्ट भेजूंगी सिर्फ आपका गाना सुनने के लिए, एंड अच्छा देन वी आर ठीक गोना है। गिव इट अ क्लोज। हाँ जी। हाँ जी, जल्दी, आपके कुछ बीच में ही कट गई थी वीडियो, आप बताइए क्या बता रहे थे आप? हाँ, मैं कुछ बता रहा था, मैं वही हाँ गाने की बात हो रही थी। हाँ। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिले, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। धन्यवाद जी। बस एक और रिक्वेस्ट, तमिल में गा लो, तमिल तमिल बड़ी फेमस है। अच्छा, लव फॉर तमिल मूवीज के बारे में बताओ पहले। लव और तमिल मूवी, अरे यार ये तुम बहुत मतलब ऐसी नर्वस करने वाली सवाल पूछ रहे हो। बट तमिल ऐसा था कि यार मेरे को लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे लैंग्वेजेस के बारे में बात करना बहुत पसंद है। तो कुछ लोग मतलब मेरे दोस्त जो आए थे जिंदगी में, ऐसे लोग आए थे जो मुझे बड़े पसंद थे और वो किसी अन्य भाषा को बोला करते थे। तो वो मैंने उनके साथ साथ संवाद करते करते, उनसे बात करते करते मुझे इस भाषा के प्रति प्रेम और इस भाषा के प्रति जो है आत्मीयता डेवलप हुई। तो जो है मैंने फिर तमिल गाने, तमिल मूवीज देखना शुरू किया और वो लोग अच्छे गाने बनाते हैं, बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं, तो आई लाइक देम सो मच। हाँ, तो मतलब तो आपने कहीं से सीखी है या फिर उनसे बातचीत करते? बातचीत करके, मूवीज देख के, गाने सुन के सीख ली। मतलब ऐसी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलता हूँ मैं, बट मेरे को थोड़ी बहुत समझ आने लगी। तो अब सुना भी दीजिए। तमिल गाने सुन के मन किया। हाँ। एक मिनट, मैं स्केल देख रहा हूँ, ठीक है? कोई बात। स्नेहिदाने
സ്നേഹിതനേ രഹസ്യ സ്നേഹിതനേ ചിന്ന ചിന്നതാൽ ഓടികൾ ചെടികളുടെ സ്നേഹിതനേ ഇതേ അർത്ഥം അർത്ഥം जले कतरा कतरा रात भी ना हिले आधी रात भी ना हिले आधी आधी स्नेहितने स्नेहितने रगसिय स्नेहितने। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वो गाने गाता हूँ जो हिंदी में रीमेक हो चुके हैं, तो मैं जब हाँ, ये हिंदी वाला ही था। हिंदी गाने लगता हूँ। हाँ। नहीं, अच्छा था। इनफैक्ट हम रिलेट भी कर पाए क्योंकि हमको पता था ये कौन सा गाना है। बट अगर आप कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई गाना गा लेते तो हम नहीं पता था। यस। और कोई ऐसी भाषा है जिससे प्रेम है? पंजाबी से बड़ा प्रेम है। मेरे को पंजाबी गाने बड़े पसंद है, पंजाबी में बात करना बड़ा पसंद है, पंजाबी म्यूजिक बड़ा पसंद है, पंजाबी फोक सॉन्ग बहुत रिच है, फोक म्यूजिक पंजाब का बहुत रिच है। और पंजाबी मेरे को ऑलमोस्ट इंडिया की सारी भाषाएं पसंद है। और मेरे को कोई भी नया इंसान मिलता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि आपकी भाषा क्या है, आपका डायलेक्ट क्या है, आप किस भाषा में घर पे संवाद करते हो, उस भाषा के बारे में बताऊँ। मेरे को बड़ा लैंग्वेजेस के बारे में बड़ा इंटरेस्ट है। आई थिंक क्रिएटिविटी लाने के लिए आपको बहुत लोगों से मिलना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। आई थिंक सही ट्रैक पे हो आप। अब लोग फरमाइशें करने लगे, गाइस ये वाली फरमाइशें आप लोग रात में करिए, 1 बजे रात में 2 बजे हाँ 1-2 बजे KTHS आ जाए। बताइए गाइस, और कुछ आखिरी फाइनल सवाल हो तो करिए, फिर काफी लंबी बातचीत हो गई आज। हाँ, लग नहीं रहा था मेरे को जिस हिसाब से मेरा नर्वसनेस थी। अरे नहीं, आपने बड़ा मजा आया। मैं कॉपी कर दीजिए गाइस, मैं कॉपी कर दो सब। इतना मत दो, इतना नहीं है। तो यही सब है। बताइए कोई आखिरी सवाल हो भाई मेरे से, जो भी मेरे आखिरी सवाल नहीं, आखिरी गाना जरूर है। आखिरी गाना है? अरे बाप रे, लिखा हुआ है सुर में ही अखियों में। गाने अब ज्यादा नहीं गाने। कैन वी ट्रेंड विद अब्यूजिव नेगेटिविटी एंड कंट्रोवर्सी? यू कैन ट्रेंड विद एनीथिंग, यू हैव टू चूज आपको किस में ट्रेंड करना है। अच्छे कंटेंट पे, पॉजिटिव कंटेंट में ट्रेंड होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ट्रेंड होंगे तो वो ट्रेंड होने का कोई मतलब होगा। कुमार विशाल साहब ट्रेंड करते हैं, पीयूष मिश्रा जी ट्रेंड करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है उनको देख के, आपको अच्छा लगता है गाने सुन के, आपको अच्छा महसूस होता है, आपकी जिंदगी में वो एक पार्ट रखते हैं। लेकिन आप आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ इंस्टाग्राम इज गॉन? लाइक वन डे यू वेक अप एंड पता चला कि इंस्टाग्राम बंद हो गया, फिर? तो एक मोमेंटली होपलेसनेस हमको आएगी, मोमेंटली हमको परेशान लगे। लेकिन कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, तो जब हमने कंटेंट बनाना शुरू किया था तब तो इंस्टाग्राम नहीं आया था ना। हम इंस्टाग्राम होने से पहले से भी थे ना। हम अच्छा गाना अगर कोई इंसान गाता है तो वो तो इंस्टाग्राम आने से पहले भी था। इंस्टाग्राम में उसकी रीच थोड़ी सी हैम्पर होगी, लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अगर आप अपने कंटेंट में, अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट में लॉन्गिटिविटी है, तो जो है वो इंस्टाग्राम बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, आप अपने मोहल्ले में 10 लोगों को बुला के गाना गा लोगे और पैसा कमा लोगे और लोगों में वो बन लोगे। इंटरनेट एक मीडियम है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं। इंस्टाग्राम आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका प्रोडक्ट है आप खुद, आपके विचार, आपका टैलेंट, आपका प्रोडक्ट। आई थिंक इसी नोट पे, आई थिंक और कोई नोट अच्छा हो नहीं सकता एक कॉन्वर्सेशन एंड करने में। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट बीबी लाइव। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तब भी केएमसी में उस शो ने मेरा बड़ा हौसला तब भी वो मेरा फर्स्ट था और अब भी मेरा फर्स्ट है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम दोनों के लिए मतलब वो म्यूचुअल एडमिरेशन है कि मैक जी ने हमको 2 साल पहले ट्रस्ट किया था कि आप आ सकते हैं हमारे कॉलेज में, हमारे फेस्ट में, तो हम आए थे और तब भी भगवान की दया से अच्छा हुआ था। आज भी उन्होंने ट्रस्ट किया कि हमारे ब्रांड में पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं बीबी टॉक्स, तो उसमें भी आप आए तो बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी लोगों ने देखा, इतनी देर से हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं 20 लोग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाकी कोई बातों के लिए डीएम खुला हुआ है। थैंक यू सो मच मैक। थैंक यू, बाय बाय।